वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड ने दुनिया को जहाँ पे झंझोड़ के रख दिया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें तब्दील भी किया, जिनमें से एक जो है हमारे मामूलात ज़िंदगी, तालीम का निज़ाम जो है उसको भी यकसर तब्दीली का सामना करना पड़ा जब हमें पता चला कि क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अब न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसे। और इसी दौरान HEC ने मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए भरपूर और फौरी इकदाम किए, कोशिश की गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन तालीम की फराहमी के लिए बर्क रफ्तारी से कोशिशें की। HEC ने ऐलान किया कि टेक्नोलॉजी से आरास्ता यूनिवर्सिटीज़ फौरी तौर पर रिमोट क्लासेस शुरू कर सकती हैं। बच्चों को थोड़े से मसले हुए थे, बच्चे कहते थे कि हम जिन इलाकों में वहाँ पर नेट ही मौजूद नहीं। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमजा, जिनके पास लैपटॉप्स या इस तरह की चीज़ें, स्मार्टफोन्स ऐसे नहीं थे, वो मौजूद नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों में थे जहाँ पर के इंटरनेट जो है सिग्नल्स ही नहीं थे, जहाँ पे नेटवर्क की कवरेज नहीं थी। यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई वैसे निज़ाम नहीं था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ भी बार बार कोशिश कर रही थी, टीचर्स को समझ नहीं आ रही थी। तो ये स्मार्ट वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट अब आया है, इसको तेज़ी से अडॉप्ट करने का क्रेडिट जो है वो हम देंगे HEC को। लेकिन इस हवाले से कुछ सवालात हैं जो कि हम करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमें यह है चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तारिक बिनोरी साहब ने। गुड मॉर्निंग सर। फरमाइएगा पहले कि HEC ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान कोविड की ये जो एक वबा थी, इससे निपटने के लिए आला तालीम से मुतालिक अपनी हिकमत अमली को किस तरह से अमली जामा पहनाएं, कितना आप सक्सेस रेट अपना कंसिडर करते हैं? जी, ये कोविड तो बहुत बड़ा क्राइसिस था। तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमें बंद करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त लोगों की सेहत को बहुत ख़तरा था। लेकिन ये है कि हमने कोशिश ये की कि लोगों का साल ज़ाया ना हो, और यूनिवर्सिटी से ये दरख्वास्त की कि वो ऑनलाइन या हाइब्रिड या ब्लेंडेड, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ऑनलाइन, हाइब्रिड या ब्लेंडेड की तरफ शिफ्ट कर जाएँ। लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा कि उनकी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, और स्टूडेंट्स को भी तो काफ़ी हद तक चैलेंजेस है। तो हमने फिर उनको बहुत डिटेल में गाइडलाइंस प्रोवाइड की कि इसको कैसे किया जाता है। उसके बाद हमें ये भी जब गाइडलाइंस थी तो उसमें ये भी पता चला कि कई चीज़ें मिसिंग थी। जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एक होते हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये सिस्टम्स नहीं थे, पर वो सिस्टम्स हमने लगवाए। उनके प्रोफेसर्स को एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन तालीम देने का, वो ज़रा डिफरेंट होती है फेस टू फेस। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज़ करवाए। और मज़ीद एग्ज़ाम्स के बारे में कि अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है तो उसका क्या वो होगा, सिस्टम कैसे होगा, ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ में कि स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी और पढ़ेंगे कैसे, वगैरह वगैरह। वो काफ़ी चीज़ें में हमने तफसील में जाके उनको बताया। शुरू में जब किया तो उसमें काफ़ी मसाइल आए क्योंकि एज़ यू नो लोगों के एक्सपीरियंसेस भी नहीं थे। फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे थे उनके पास एक्सेस नहीं था, और फिर वो जो प्रोग्राम्स थे वो बहुत ज़्यादा डेटा ले रहे थे, तो उनके पास वो डेटा पैकेजेस नहीं थे। लेकिन आस्ता आस्ता उसमें भी हमने पेशरफ्त की। डेटा पैकेजेस ये मोबाइल टेलीकॉम वालों ने प्रोवाइड करने शुरू कर दिए जो बेहतर थे। फिर उन्होंने प्रोफेसर्स ने अपने जो टीचिंग थी उसको भी उसके मुताबिक ढाल लिया कि उनको सिर्फ ऑनलाइन के बजाय उसको रिकॉर्ड करवा दें ताकि लोग किसी वक्त भी उसको एक्सेस कर सकें, वगैरह वगैरह। तो आखिर तक जब बाय द टाइम के सितंबर अक्टूबर में ये मरहला ख़त्म हुआ और दोबारा से यूनिवर्सिटीज़ खुली, तो काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो उन मुश्किलात से ये उनको नज़र आ रहा था कि हम ज़रा उससे आगे निकल गए। लेकिन ये सारी डिटेल्स जो हमने प्रोवाइड की और फिर वो जो सारे सिस्टम बनाए। ठीक है डॉक्टर साहब, कई प्रोग्राम्स का आपने जिक्र किया जो चल रहे हैं और कई एक ऐसे हैं जो आने वाले कुछ अरसे में शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट कम्यूनिटी को ये प्रोग्राम किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएंगे, और हमें ये भी बताएं कि प्रोग्राम्स के आगे चलकर मुल्क में IT के कल्चर के फ़रोग़ के लिए भी सूदमंद साबित होंगे, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस कल्चर है ये कितना बढ़ जाएगा? देखें, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स तो हम नहीं, यानी ये यूनिवर्सिटी का काम है कि वो चूज़ करे कि उन्होंने क्या प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ को हमारा काम ये है कि हम उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि इससे कम आपने इतने आपके पास प्रोफेसर्स होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज़ होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस टाइप के स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग के लिए मैंने कहा हमने 8 स्टैंडर्ड्स बनाए थे कि कोर्स की क्या शक्ल होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, प्रोफेसर्स,
लेबॉर्ट्रीज़, लाइब्रेरीज़, एग्ज़ाम्स, इन सब के लिए हमने स्टैंडर्ड्स बनाए। तो उन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जो तालीमी क्वालिटी है वो अगर फेस टू तक नहीं पहुंचती तो उसके काफ़ी हद तक करीब हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा, आप कैसे इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आईटी के शोबे में ये जो मुकाबले की फ़िज़ा है ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक जो ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, और दूसरा ये माहौल जो अब बन गया है कोविड की वजह से, ये स्टार्टअप्स में और जॉब इंडस्ट्री में करियर बनाने में भी मदद फराहम करेगा आगे चलकर? हाँ, देखें, कॉम्पिटिशन्स हमेशा अच्छी होती हैं क्योंकि लोग जब कॉम्पिटिशन में आते हैं तो वो एक किस्म का उनको एक इंसेंटिव मिलता है कि वो नई चीज़ प्रोड्यूस करें, वो अपने आइडियाज़ को लेके आएँ, उनके आइडियाज़ को प्रैक्टिकल बनाएं। तो ओवरऑल तो हम तमाम कॉम्पिटिशन्स के हक़ में है कि वो आएँ और लोगों को उसमें अट्रैक्ट करें। तो उससे हमारे स्टूडेंट्स न सिर्फ यहाँ पे कंपटीशन में आते हैं लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है ताकि वो इंटरनेशनली भी जाके अवार्ड्स जीतें, अपने प्रोग्राम्स, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें, और अगर उनके जो आइडियाज़ कामयाब हो जाएँ तो उसके बिजनेसेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स करें और अपना एक करियर बनाएं उसके ऊपर। वी आर वेरी हैप्पी कि ये अपॉर्चुनिटी है, और हम ये भी इस चीज़ पर भी खुश हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इसमें अच्छी खासी कामयाबी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें कुछ स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी बताएं कि बड़ी तनकीद हो रही थी कि स्कॉलरशिप्स बंद हो गए। आपके ख्याल में स्टूडेंट कम्युनिटी के फ़रोग़ के लिए, उनकी तालीम के फ़रोग़ के लिए HEC की आलमी तालीमी इदारों के साथ शराकत दारी किस कदर अहमियत की हामिल रही है, और इस वक्त क्या कोशिशें की जा रही हैं और क्या खातिर खा काम किए गए हैं कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा? सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है इस वक्त सबसे बहुत पॉपुलर जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोग यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे MS ऑफिस जो है जिसमें कि सारे ऐप्स जो हैं वो तकरीबन हर कोई जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीज़ें लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। हमारी पार्टनरशिप के ज़रिए ये है कि वो स्टूडेंट्स को बआसानी ये मिल जाता है, और दूसरा ये है कि जो उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि लोग उन चीज़ों में अपने आप को एक्सपर्ट्स बनाते हैं, वो इजीली कैंपसेस के ऊपर मौजूद हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया में तेज़ी से चेंज आ रहा है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट भी अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर रहा है, उसमें हमारी एक किस्म की को पार्टनरशिप है जिसमें कि जैसे जैसे नए चैलेंजेस आएंगे उसमें हमें खासा हमें भी मदद मिलेगी और उनको भी एक किस्म का एक एकेडमिक कम्युनिटी मिलेगी जिसके साथ वो एंगेज करें। जैसे मैंने कहा, तारिक बनोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो कोविड ने तालीम को बदल कर रख दिया उस हवाले से भी बात कर रहे थे। बिल्कुल सही, मौसम बदल गया है, जहाँ बहुत कुछ और बदला है। और मतलब मैं अभी वो बात कर रही थी कि हम एकदम जैकेट से उतार के ना हाफ स्लीव्स पे आए हैं। वो जो मिडिल का मौसम का वो पहनावा था, कम ही लोग, ये हम बात क्यों कर रहे हैं हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। कम ऑर्थोडॉक्स लोग हैं मेरी तरह के जो कहते नहीं अभी कुछ दिन तो हमने ज़रा मिडिल सीजन जो है उसे एंजॉय करना। लेकिन आपको बताएंगे कि जब आती है गर्मियाँ तो उसके साथ आते हैं बहुत से कलरफुल पहनावे, जिसमें लॉन सीजन जो है वो ये लॉन की बात नहीं हो रही है, लॉन की बात हो रही है जिसके ऊपर झगड़े होते हैं। जिसके ऊपर, हाँ बिल्कुल, ऐसे हम अगली दुकान से होके आते हैं जी, और फिर कभी हम वापस नहीं आते हैं ज़िंदगी में। खैर, सनती शहर फैसलाबाद में मौसमी तब्दीली के साथ ही लॉन ने एंट्री डाल दी और नित नई प्रिंटिंग और कढ़ाई के डिज़ाइन खातीन को अपनी जानिब जो है ना बेहतरीन तरीके से खींच रहे हैं, मकनातीस की तरह। तो आप देखें कि क्या कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाइस्ता हमें बताएंगे। शाइस्ता, बताइए कौन से रंग खवातीन को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसमी गर्मा में अगर मलबूसात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो खवातीन का पसंदीदा स्टफ़ है वो है लॉन। लीलन के बजाय, कॉटन के बजाय और दूसरे दीगर स्टफ़ के बजाय खवातीन जो है वो पसंद करती हैं कि वो लॉन के मलबूसात पहने, क्योंकि इस तरह से मौसम में यही इनको सूटेबल लगते हैं। तो लॉन की नित नई वैरायटी मार्केट में अभी आना शुरू हो गई है, बल्कि लॉन जो है उसने मार्केट में अपना एक जो है वो डेरे लगा लिए हुए, लॉन ही लॉन हर जानिब नज़र आ रही है। खूबसूरत और जाज़बे नज़र मलबूसात है, प्रिंटेड कढ़ाई वाले, और इसके साथ साथ जो है लॉन के दुपट्टे, शिफॉन के दुपट्टे
और नेट के दुपट्टे की सहूलत के साथ यहाँ पर 3 पीस 2 पीस सिर्फ कुर्ती भी यहाँ पर अवेलेबल है। स्टिच अनस्टिच हर किस्म की वैरायटी लॉन की यहाँ पर दस्तयाब है। तो खवातीन जोक दर जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन दुकानदार थोड़े से हमें इस हवाले से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि लॉन के जो मलबूसात है वो पहले से जो है वो कुछ महंगी, अगर 3000 से ज़ायद जो ड्रेसेस हैं इससे ज़्यादा महंगे हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो 500 से ज़ायद उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। अगर जो 2000 तक के जो ड्रेसेस हैं उसमें से भी 150 से लेकर 200 तक उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। और अगर लॉन की अगर हम महंगे करने की रीजंस की बात करें तो उनका ये कहना है कि धागे की शॉर्टेज जो है वो कुछ माफिया ने कर रखी है, जिसकी वजह से लॉन के ड्रेसेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। लेकिन खवातीन जो है फिर भी अपनी ज़रूरत के पेश नज़र खरीदारी करने में मसरूफ हैं। बिल्कुल ठीक है शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें पहनावों के बारे में आगाह कर रही थी। और अगर आप अच्छे सस्ते प्रिंट्स लेना चाहते हैं लॉन के तो फैसलाबाद इज द बेस्ट प्लेस, इसलिए कि घंटा घर के आसपास जो गलियां हैं ना वो सारी, उनमें आपको बहुत सारे ऐसे बाजार मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आपको बड़े अच्छे रेट्स पे बड़े लेटेस्ट प्रिंट्स जो है वो मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी हम PSL की बात करने जा रहे हैं और अभी एक ऐसी खबर इरफान ही हमारे पास लेके आए हैं और ऐसी खबर सामने भी आ रही है। और हम जो बात कर रहे थे कि गर्मियाँ आ गई, टी-शर्ट्स आ गई, वो इरफान को देख के जो है आप सबसे पहले हम लोगों ने भी कहा कि जी बिल्कुल टी-शर्ट पे जैकेट से आए, पिछले प्रोग्राम में जैकेट में आए थे, टी-शर्ट अब खत्म हो गया। अच्छा, खबर ये सामने आई है कि 3 मजीद खिलाड़ी हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया है और ये वो लोग हैं जो कल के गेम में मैच में शरीक नहीं थे। नाम नहीं अभी बताया गया, डबल हेडर अभी नाम नहीं बताया, लेकिन ये प्रॉब्ली वही 3 लोग हैं जो कल की टीम डेफिनेटली थे जो नहीं खिलाए गए, जो नहीं खिलाए गए। वैसे तो शाहिद अफरीदी वहां पर मौजूद थे, खिलाए नहीं गए थे, वो तो नहीं होंगे यकीनन। मतलब जो ग्राउंड में नजर आ रहे थे वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, हम ये कर लिए थे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी अभी सामने आ रही है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस जाने की खबरें भी आ रही हैं और PSL में कुछ अरसे का वक्फा डालने के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए देखिए ये बड़ी एक क्योस की सिचुएशन बनती चली जा रही है। इसमें मिस्टेक तो डेफिनेटली PCB के एंड पे हुई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि जो फ्रेंचाइज ओनर थे, ठीक है, वो बबल का पार्ट नहीं थे, बाकी तो समहाउ बायोस्फीयर बबल का पार्ट थे। इनकी आमदोरफ्त का सिलसिलाकार वो डगआउट में भी रहता था, वो चले भी जाते थे। कुछ जैसे पेशावर ज़ल्मी के भी बात हम कर रहे थे लास्ट टाइम कि उनके ओनर्स भी मिले कैप्टन और कोच से, वो हुआ। फिर कुछ उसके अलावा जो ग्राउंड स्टाफ है उनके बारे में भी ये शिकायत मिली कि वो तो ओबियसली दे आर नॉट इन द बबल, तो वो मूव करते हैं, फिर वो ड्रेसिंग रूम में भी होते हैं, जैसे टीम आती है फिर वो बाहर जाते हैं, तो वो सर्टन एक जो क्राइटेरिया था लाइन को क्रॉस किया गया। अब वो जब सर पे पड़ी है और वो अब पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया। पहले 3 आए, 4 लोग हुए, फिर अब 3 अब न्यू इंडक्शन हो गया, तो ओबियसली ये सारे आपस में इकट्ठे रह रहे थे, तो अभी ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि फ्यूचर में आपको और लोग भी दिखने में नजर आए। तो आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, हमें थोड़ा सा ये मैं बात कर रही हूँ जो अभी लेटेस्ट र्यूमर्स ही हैं, अभी तस्दीक नहीं हुई PCB ने, लेकिन कंसिडर तो कर रहे हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी अगर वापस जाते हैं तो लोकल खिलाड़ियों के फायदा ही नहीं है ना, सीजन 6 मुकम्मल करें और वक्फा डाल लें थोड़ा सा। ये लास्ट टाइम की दफा की तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि आपको पता है कि PSL का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपके और इंटरनेशनल प्लेयर मिलकर खेलें। अगर आपने वो लोकल लड़कों के साथ ही करवाना है तो वो तो फिर आपका डोमेस्टिक T20 कप भी होता है, तो फिर तो आज का मैच हो रहा है। अभी तक तो खबर यही है कि होगा, आज का मैच होगा। वैसे मीटिंग अभी PCB की होने वाली है, वो देखें यानी कि अब हम ये समझ लें लाहौर में मैचेस कम से कम नहीं हो रहे, ये अब पत्ता काट के उन्होंने नहीं, अभी ऐसा रूल आउट तो नहीं टोटली कर सकते हम कि लाहौर में नहीं होंगे। अभी ऐसी उन्होंने जब तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कल का अपसेट बड़ा जबरदस्त था। हाँ, मतलब ये तो सबसे देख रहे हैं, हमें पता चल 14 मैचेस के बाद बैट करने वाली टीम जो है वो उसने बाजी पलटी। ये बहुत जरूरी था होना, एक तो कोयटा का जीतना बहुत जरूरी था कि ताकि सारी टीम्स जो है वो हंट में रहे और आपको एंड तक पता ना हो किसने क्वालिफाई करना है उस लिहाज से, और दूसरा चेज वाली टीम का जीतना बहुत जरूरी था। सॉरी, जो पहले बैटिंग कर रही थी, चेज वाली जीती जा रही थी, इंटरेस्ट लेवल कम होता जा रहा था। हम कहते थे जो टॉस जीत गया वही मैच जीत रहा है, तो वो एक चीज बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। ओपनर इतना रन बना रहा है और 4 मैच हार चुका है। कप्तान की हम बात कर रहे हैं रिजवान की, इतना टॉप स्कोरर मुल्तान सुल्तान के, और वो इतने मैचेस हार गए हैं। ये क्या हो रहा है कि इतना अच्छा परफॉर्म करके टीम जो है परफॉर्म नहीं कर रही है, सिर्फ एक बंदा परफॉर्म कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली नाम उनके तो बहुत बड़े थे, जो ऑन पेपर देखा जाए तो सबसे तगड़ी साइड उनकी लगती है, बट हो क्या रहा है कि कोई भी प्लेयर उनका क्लिक नहीं कर पा रहा। पैचेस में करते हैं कुछ परफॉर्म, बट जो टीम कम्बिनेशन की हम बात करते हैं हमारे प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर के, जो हर टीम का एक कम्बिनेशन बनता है, बॉलिंग में बहुत सफ़र कर रहे हैं, बैटिंग में भी उनके कोई और परफॉर्मेंसेज आ जाती है, बाकी कोई भी परसिस्टेंट नहीं खेल पा रहा, कंसिस्टेंट भी नहीं है कोई उनका बैट्समैन सवाए रिजवान के।
तो ऑब्वियसली जब आपका सिर्फ 1-2 प्लेयर इसी तरह का अच्छा खेलेंगे, बाकी नहीं परफॉर्म करेंगे तो टीम पे कल अफरीदी की कमी महसूस हुई वहां पर, जितना रन पड़ा था शायद शाहिद अफरीदी होते तो कुछ हो जाता, वो लग रहा था कि वो बाहर खड़े देखिए वो तो होते तो फिर की बात थी और वो करते तो तब की बात थी। बैटिंग में तो वैसे अब वो चीज़ उनकी नज़र नहीं आ रही विद द एज। बॉलिंग तो ऑल्दो के वो अच्छी कर रहे हैं, बट बैटिंग उनकी ऑब्वियसली डिक्लाइन काफी आ चुकी है। वैसे भी पीएसएल में हम यही सोचते रहते, जो यूं होता तो क्या होता, जो यूं होता तो क्या होता, डबोया मुझको होने नहीं ना होता मैं तो क्या होता। अच्छा सरफराज का डिसीजन बहुत उम्दा, जो उन्होंने स्पिनर एक ऐड किया, मेरे ख्याल है वहीं से बाजी सारी पलटी है। तो क्या ये फैसला अच्छा था कि वक्त अच्छा था? नहीं, उनका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरफ गए वो, क्योंकि सीजन कैप्टन है। जैसे हमने कहा कि जितने भी कैप्टन है सबसे ज्यादा सीजन कैप्टन वही है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा उनके पास, इंटरनेशनल इवन क्रिकेट का बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमने हार तो रहे थे सारे मैचेस, तो मैंने सोचा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाए। इसी तरह 2 लेग स्पिनर के साथ आए, 3 स्पिनर के साथ जाना बड़ा बोल्ड डिसीजन था। फिर इसी तरह दोनों ने लड़कों के साथ ओपन कराना बहुत बोल्ड डिसीजन था। तो 2-3 चीजें ऐसी की, और सबसे बड़ी चीज उन्होंने खुद एडमिट किया कि जो लड़कों ने फील्डिंग अच्छी की, हर मैच के अंदर आपने देखा उन्होंने काफी कैचेस ड्रॉप किए। बॉलर तो ऑल्दो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे थे, फील्डर भी उस तरह उसका साथ नहीं दे रहे थे। अच्छा, उस्मान खान ओपन किया कोयटा की तरफ से और तबाही मचा दी उन्होंने, कैसे स्किल्स लगे आपको? खिलाड़ी के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत अच्छा टैलेंट नजर आया। हैदर के बाद सेकंड कोई ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन नजर आया जिस तरह खुल के दिलेरी के साथ खेला, पावर हिटिंग भी की उसने, तो वो बहुत अच्छा साइन है। साथ उनके फिर बॉलिंग में कैस ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अफगानिस्तानी जो लेग स्पिनर है वो बहुत सुपर्ब उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह लाइन लेंथ उन्होंने रखनी थी, प्लस बॉल ग्रिप और स्पिन भी कर रहा था। उन्होंने अपने पेस को ऑल्टर भी करते चले गए और उसी अपने एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने विकेट्स ली। कोयटा की पहली। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल चल रही है, आप देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स पहले चले गए तो वापस आएंगे और लाहौर में मैचेस होंगे, वरना लाहौर के अंदर के फैंस का क्या होगा? ये सारे डिसीजन कब तक क्लियर हो जाएंगे? हमने भी मैच देखने जाना था, हमारी कमिटमेंट है इरफान के साथ। ये इसीलिए दुआ करते हैं कि ये सब कुछ हो। ऑब्वियसली पूरी नेशन के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये टूर्नामेंट होता है पीएसएल के, हम सारे इसको देखें, हमारी अपनी लीग है, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है। यही हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे लूप होल्स आपके हैं उसको आपको एड्रेस करना है। पीसीबी को ये पहले ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो कल स्टांस ये दे रहे थे कि ये पूरी दुनिया में कोविड है और हो रहा है, भाई हो रहा है, लेकिन आपने उसको जो आपके डेफिशिएंसीज हैं उसको साथ साथ आप ओवरकम तो करें। तो ये आपका लोगों का आना जाना, परसों भी इन्होंने फ्रेंचाइज ओनर से मीटिंग की, उनको कुछ चीज़ें बताई, ये तो सारा कुछ आपका मंथ पहले हो जाना चाहिए था। बाकी ये तो सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, बट आप अपनी कोशिश का जो लेवल है वो तो पूरा रखते हैं ना जी। तो अब वो उम्मीद तो ये करते हैं कि ये कंप्लीट हो, लास्ट टाइम की तरह ना, क्योंकि एक मोमेंटम होता है हर चीज़ का, वो दोबारा मोमेंटम बना के। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि 3 मैचेस 4 हुए, लेकिन ठीक है हमने वो हाइप पकड़ ली थोड़ी सी, लेकिन जो एक कंटिन्यूस मोमेंटम बन रहा होता है वो नहीं रहता। ठीक है इरफान, आज का मैच हो जाता है, हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि आज का मैच होगा। फेवरेट टीम कौन सी है? इस्लामाबाद भी बहुत तगड़ी टीम है, लाहौर भी इस दफ़ा लग रहा है कि शायद तबाही मचाने के जो है ना सोच लेके मैदान में उतरती है और बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस है। लाहौर का कम्बिनेशन ग्रेजुअली ज़्यादा बेहतर होता चला जा रहा है कि इस्लामाबाद तो ऑल्दो वो भी सारे मैच जीते, एक मैच हारे हैं, लेकिन लाहौर का कम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली जब उनके अब कुछ बॉलर भी ऐड हो गए हैं तो उससे लग रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। मुझे लगता है कि लाहौर और इस्लामाबाद खेलेंगे और आई मीन यस, प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है। मैं तो अपने फेवरेट टीम को इस्लामाबाद के साथ हैं, ऑफ कोर्स आज फिर इस्लामाबाद के साथ। मैं हमेशा इस्लामाबाद के, आई डोंट चेंज माय टीम। वो फाक की तरफ से रूल करती है ना, वो उधर से प्रेशर डालती है कि सूबों को तो बस। चलिए, यानी आपके लिए आज लाहौर थोड़ी सी जो है ना, इरफान को भी लग रहा है कि फेवरेट है। लाहौर थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, लाहौर फेवरेट लगे। और बाबर आजम ने अच्छा स्कोर किया, रिजवान ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन दोनों का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें एज एन ओपनर पाकिस्तानी टीम के लिए तो वो थोड़ा नीचे है। शर्जील और फखर दोनों का स्ट्राइक रेट ऊपर है। क्या मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, हर एक से यही बात कर रहा हूँ, क्या हम ये इन 2 ओपनर्स के साथ T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते कि एक भी चल जाए तो भाई फिर देगा वहाँ पर? नहीं हमजा भाई, हमने लास्ट टाइम भी हमेशा ये बात कर रहे हैं कि आपको वर्ल्ड कप के लिए शर्जील या फखर में से कोई चाहिए। ये दोनों बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी जो स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं कि समहाउ दोनों का स्ट्राइक थोड़ा बिलो भी हो जाता है एट टाइम्स। एक तो प्लेयर चल सकता है एज ए ओपनर के साथ कि थोड़ा सा उसमें ही प्रोवाइड करे, टीम को लेके चले, बट दूसरा आपको बैशर चाहिए जो पावर हिटिंग भी करे पहले 6 ओवर के अंदर। आपको याद होगा कराची जो मैच एक हारी है उसमें इन्होंने 197 किया था, तो उसमें लेकिन पहले 6 ओवर के अंदर 33 था और वही उनको मैच कॉस्ट कर गया। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी होगा। तमाम मैचेस फरा
होंगे। और ये देखिए अल्लाह करे कि PSL बहुत कामयाबी के साथ चले। हम ये लाइट ले रहे हैं ना कि नहीं कोविड तो ख़त्म हो गया, सो ये अब अल्लाह करे कि ख़त्म हो, लेकिन ये दुनिया कह रही है कि इट इज़ देयर टू स्टे। आपने अपनी हिफाजती इक़दाम जो है वो पूरे रखने हैं, सो उसको लाइट ना लें। बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखें। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। हैव अ वंडरफुल डे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।